हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अनिल सक्सेना और आप मेरे साथ हैं फिजिक्स क्लासेस में। ट्वेल्थ का सिलेबस पढ़ रहे हैं हम। राजस्थान बोर्ड के चैप्टर संख्या 2 में आ चुके हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है। थोड़ा सा कल जो हमने चैप्टर शुरू किया था उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। उसमें हमने केवल एक बात पढ़ी थी, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो कोई भी सतह है उसके लंबवत गुजरने वाला फ्लक्स विद्युत फ्लक्स कहलाता है। उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा फाई इज इक्वल टू ईडीएस कोस थीटा या ई डॉट डीएस वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं उसको। उसका जो मात्रक है वो नॉर्मली वेबर यूज किया जाता है, लेकिन जब अपने को उसकी डायमेंशन निकालनी हो तो फिर अपने को उसका जो मात्रक है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखना पड़ेगा क्या है। उसके बाद फिर अपने सतत आवेश वितरण पढ़े। सतत आवेश वितरण कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह का होता है, लीनियर और सरफेस और वॉल्यूम। तीनों के बारे में हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो बात की थी घनत्व की। उसके अंदर डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी 3 तरह की निकाली थी। लीनियर के लिए अगर किसी बहुत पतले तार पर है तो उसके लिए हमने निकाला था लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। सरफेस पर सतह पर है तो उसके लिए सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एस। और अगर वॉल्यूम पर है, आयतन पर दे रखा है किसी 3D स्ट्रक्चर पर, तो उसके लिए फिर हमने सोल्व किया था उसके लिए रो इज इक्वल टू क्यू बाई बी। उसी के अकॉर्डिंग सबके यूनिट जो हो गई, उसी के अकॉर्डिंग अगर डायमेंशन पूछ ले तो निकाल सकते हैं। इनका जो यूज है वो न्यूमेरिकल्स में भी होता है। और आगे जो इसके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक गॉसेस लॉ हम पढ़ेंगे, उसके अंदर प्रत्येक भाग में ये जो बेसिक बातें इनका यूज होगा। अगर बेसिक पे आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे तो ये आगे जो डेरिवेशन है वो बहुत ही आसान लगेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो आधी चीजें तो वो यूज होती है। और उसके बाद क्या करते हैं, बड़े सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं 9th-10th लेवल की, कोई ज्यादा बड़ी यूज नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन यूज होगा तो जहां भी यूज होगा वहां हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा डिटेल से आ जाता है वो, लेकिन अपने जितनी जरूरत है उतनी बात करेंगे, वहां अपनी पूरी मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। अब जो आज जो बात कर रहे हैं वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर सतत आवेश वितरण जो हमने पढ़ा था उससे अगर हमें पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बाय कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बाय लीनियर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या बाय ये कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या बाय वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने उन तीनों जो प्रकार पढ़े हैं उनसे रिलेटेड भी अपने उसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरा, अब सिलेबस में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो ये नहीं कि अपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, उसको फोर्स भी पूछा जा सकता है। पहले फोर्स तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से भी सोल्व कर सकते हैं अपने उसको। या अगर हम पहले फोर्स निकाल ले, बल निकाल ले, और बल से ही हमने क्या निकाली थी, तीव्रता की डेफिनेशन निकाली थी, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ये हमने फॉर्मूला पहले लिया था, इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू या क्यू नॉट मान लिया था हमने वहां। तो यहाँ क्यू नॉट का डिवाइड किया तो यहाँ से तीव्रता आ गई। तो यानी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि पहले बल आएगा फिर तीव्रता आएगी। तो अपने पूरा दोनों बातें बात कर लेते हैं कि बल भी निकाल लें, तीव्रता भी निकाल लें, जो भी पूछा जाए उसके बारे में बता दें, या जहां भी जिसका भी यूज हो उसका हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें बेसिक वही बातें काम आएगी जो अपने इसकी चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है फिर रिपीट कर लेते हमने। मैंने आपको कहा था कि डेंसिटी, थोड़ा सा आप डेंसिटी पे ज्यादा फोकस करो कि घनत्व क्या होता है। अगर वो आप ध्यान रखेंगे तो फिर जैसा भी क्वेश्चन में आप उठा गए वैसा ही घनत्व अपने उसको डिफाइन कर सकते हैं। कोई हमें बुक्स की या फॉर्मूले रटने की या याद करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक अपने बना सकते हैं उसको इजी वे में। जैसे अगर लीनियर की बात करें, वैसे हमने कल कर ली थी, लीनियर की बात करें तो पतले तार पर उपस्थित आवेश, वहां पर अगर घनत्व देखें तो इकाई भाग में, यानी तार है तो उसकी लंबाई होगी, एक भी में है तो इकाई लंबाई में क्या दे रखा है, किसका निकालना है, आवेशों के बारे में। तो इकाई लंबाई में कितना मटेरियल है, यानी कितना आवेश है। अगर पदार्थ की बात करते, मास की बात करते तो इकाई आयतन में कितना मास है। अब यहाँ जब तार है तो उसका आयतन नहीं होगा, उसकी क्या होगी, केवल लेंथ होगी, इसलिए इकाई लंबाई में आवेश। तो कुल लंबाई कितनी भी हो सकती है, एल एज्यूम कर ले उसको, तो एल का डिवाइड कर दे क्यू बाई एल। जब क्यू बाई एल आ गया तो यूनिट आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी तो डायमेंशन आ जाएगी। और जैसा भी हमें फिर इसका यूज करना वो हम अपने यूज कर सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं कि सतत आवेश वितरण के कारण बल और तीव्रता दोनों याद करेंगे हम। एक हम याद कर लेंगे तो तीनों याद हो जाएंगी। और वैसे भी ज्ञात ही है, इसके अंदर कोई इतने ज्यादा कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं है। केवल अपने को क्या पता होना चाहिए, केवल डेंसिटी पता होना चाहिए। अगर हमें डेंसिटी पता है तो फिर हम बिल्कुल इजी वे में उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
एक बार जब भी अपने कोई भी वैल्यू सोल्व करते हैं तो पहले हम उसको एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे, कि बहुत बड़ी वैल्यू है मान लो तो उसको क्या करते हैं, छोटे से टुकड़े के लिए वैल्यू ले लें कि अगर इसका थोड़ा सा पार्ट ले तो उसका रिजल्ट क्या होगा। फिर क्या करना है, हर जगह इंटीग्रेशन मेथड यूज करना है। इंटीग्रेशन का समाकलन का मतलब सिंपल सा मतलब होता है जोड़ करना, यानी टोटल वैल्यू निकालना। तो अपने को टोटल वैल्यू निकालनी है, तो वो जो मैथमेटिक्स का तरीका है इंटीग्रेशन फॉर्मूला बेस्ड उसका हम यूज करेंगे। 11th में पूरा सिखा दिया जाता है ये, फिर भी अपने उस बात की बात नहीं करेंगे 11th में क्या सीखा क्या नहीं सीखा, जो चीज अपने को जरूरत रहेगी उसको हम फिर दोबारा डिस्कस यहाँ कर लेंगे। अब देखो अपना जो टॉपिक है वो है सतत आवेश वितरण के कारण बल तथा तीव्रता, हम दोनों ज्ञात करेंगे। तो अपने पास एक वायर है, पतला तार है, उस पर जो आवेश है वो Q है और टोटल उसकी लेंथ L है। अब अपना क्या करना है, इस पूरे वायर के कारण जितना भी टोटल चार्ज है, ठीक है, Q है, इसके कारण हमें क्या निकालना है, बल निकालना है। और जब बल निकल जाएगा तो तीव्रता की डेफिनेशन लगा दो, जो पहले पढ़ चुके चैप्टर फर्स्ट में, और फिर उसको सोल्व कर लो। अब देखो यहाँ क्या करें इसके लिए, फॉर एग्जाम्पल हम इसके लिए एलिमेंट मान ले, स्मॉल एलिमेंट कोई भी, ये हमने इसके स्मॉल एलिमेंट मान लिया, थोड़ा पार्ट मान लिया अल्पांश। इस अल्पांश की जो वैल्यू है वो dl है, dl, ठीक है, इसका पूरी लेंथ का थोड़ा सा पार्ट ले लिया। अब dl थोड़ा पार्ट है तो इसके अंदर चार्ज भी क्या होगा, थोड़ा होगा। तो यहां पर जो चार्ज है वो मान लेते क्या है, dq है। अब यहां से कितनी भी दूरी पर किसी भी साइड पर हमें बल निकालना है, बल निकल जाएगा तो तीव्रता भी निकल जाएगी। यहां से डिस्टेंस मान लेते हैं r है, और यहां पर अपने को दो बातें सोल्व करनी है, f सोल्व करना है, और जब f सोल्व हो जाएगा तो e भी सोल्व हो जाएगा। तो यहां देखो बल निकालने के लिए, तीव्रता निकालने के लिए क्या करते हैं, वहां पर कोई आवेश होना चाहिए, क्योंकि बल जो दो आवेशों के बीच में लगेगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज रख देते हैं, परीक्षण आवेश रख देते हैं Q0। अब इसको सदिश अदिश ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, स्केलर फॉर्म में लिखना हो, तो हम किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। पहले कॉमन बात करते हैं। अब जो बातें हमने लिखी है यहाँ ड्रॉ करिए, उन बातों को आपको पहले इसमें लिखना है। अगर आपके पास ये 2 या 3 नंबर में कोई ऐसा क्वेश्चन बाई चांस पूछ लेते हैं तो पहले आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करना है कि ये इनका सब सिंबल्स का मतलब क्या है, बस केवल इतना, बेवजह का कोई ज्यादा डिटेल लिखने के इसमें कोई मार्क्स नहीं होते। तो आप केवल क्या लिखेंगे कि माना कोई पतला चालक तार है जिसकी लंबाई L है और इस पर कुल आवेश Q है। इसके अंदर हमने कोई अल्पांश dl माना जहां पर आवेश dq है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें बल और तीव्रता की गणना करनी है। यहां हम एक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। इतनी बात आपको इसके अंदर लिखनी है और उसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। तो आप क्या मान के चल रहे हैं, लिख लेते हैं हम इसके अंदर एक में, बाकी में नहीं लिखेंगे। जो बात इसके अंदर कर रहे हैं सारी बातें सिमिलरिटी से अप्लाई हो जाएंगी। क्या आएगा, इसी के साथ ही बात कर लेंगे बाद में। क्या आएगा, यहाँ क्या है, वायर है, एक रेखीय तार है, लीनियर है, पतला तार है, पृष्ठीय में क्या आ जाएगा, पृष्ठ आ जाएगा, यानी सतह आ जाएगी। तो सतह कैसी, आयताकार, वर्गाकार, अनियमित का 2D स्ट्रक्चर है, 2 विमाएं होंगी उसके अंदर, 2D स्ट्रक्चर है, तो उसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल होगा तो पृष्ठीय आवेश के मतलब उसके अंदर यूज कर लेंगे सिग्मा इज इक्वल टू, ठीक है। और उसके कारण फिर वही उसमें कुल आवेश तो क्यों रहेगा, लंबाई लीजिए क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, 2 डायमेंशन आ गया। 3 डायमेंशन में क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। तो क्षेत्रफल लीजिए क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। बस इतना ही, बाकी सारी बातें वही उसी तरह से सोल्व करना है। इसलिए हम एक को थोड़ा डिटेल से सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि वो आप उसे खुद करके देखें, फिर आपको पता चल जाएगा। हम मान लीजिए, माना L लंबाई की चालक तार पर Q आवेश वितरित है
सतत आवेश तो लिखने की जरूरत नहीं, सतत आवेश वितरित है। इसके अल्पांश dl पर dq आवेश है, जहां से r दूरी पर बिंदु P है। यहां चालक के कारण बल एवं तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब देखो सबसे में ये कॉमन बातें हैं, जहां पर भी ज्ञात करना है वहां क्यू नॉट टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लेंगे। डी क्यू चार्ज होगा स्मॉल पार्ट में, स्मॉल पार्ट अगर लेंथ का है तो डीएल ले लेंगे, एरिया का है तो डीएस ले लेंगे, वॉल्यूम का है तो डीवी ले लेंगे। बस अब अपने को क्या ज्ञात करना है, पहले बल निकालने तो दो आवेशों के बीच में कूलाम बल कार्य करता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 ये हो जाएगा, Q2 ये हो जाएगा, किसी को भी Q1 Q2 मान ले तो मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर डॉट R कैप भी लगा दो, वो उसका सदिश रूप हो जाएगा। और उसके बाद में फिर इसको सोल्व करेंगे। तो यहां पहले बल निकालते हैं, P पर बिंदु P पर dq आवेश के कारण बल F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, तो यहां से Q नॉट dq अपॉन R स्क्वायर, ये वैल्यू है। इसे समीकरण नंबर 1 देते हैं। अब देखिए, अब dq की जो वैल्यू है वो अपने को रखनी है, क्योंकि सब में dq अलग अलग फॉर्म में होगा। तीनों को मैं साथ ही कंपेयर कर रहा हूं, सब में dq अलग अलग फॉर्म में होगा। यहाँ dq जो एलिमेंट में है वो dl में है, जब सरफेस की बात करेंगे तो dq चार्ज जो होगा वो ds में होगा, और जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो dq चार्ज जो है वो किस में होगा, dv वॉल्यूम में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तीनों में अलग अलग इस तरीके से होगा, तो हमें उसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो अब अपने यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, क्या अभी देखना है कि कौन सी कंडीशन है, कौन सा वितरण है, वही घनत्व अप्लाई कर दो, क्योंकि घनत्व सब जगह क्या रहेगा, एक समान रहेगा। तो यहाँ कौन सा रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय वितरण है तो रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा लगा दो। क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dl, तो यहां से dq इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा dl। ये जो मान है ये समीकरण 1 में पुट कर दो। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट F इज इक्वल टू, अब एक बात और भी, यहां जो बल लेकर चल रहे हैं अपने किसके कारण ले रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट dl के कारण ले रहे हैं। स्मॉल पार्ट है, थोड़ा पार्ट है, तो इसके कारण बल भी थोड़ा लगेगा। पूरे जो चालक तार है उस पर टोटल आवेश है, उसके कारण टोटल बल लगेगा। इसलिए जब dq के लिए फोर्स ले रहे हैं तो फोर्स भी क्या होगा, df होगा भी। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद टोटल वैल्यू आएगी, तो इसको d की फॉर्म में लिखेंगे, df इज इक्वल टू k q नॉट और dq की जगह रख देंगे लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर। एक बात हम कर चुके हैं कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ वेक्टर लगा दें, यहाँ r कैप लगा दें, वो वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ इसका क्या करते हैं, ये समीकरण 2 देते हैं अपने इसको। अब इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं। समाकलन का मतलब टोटल वैल्यू, समाकलन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एल के रिस्पेक्ट में, यानी समाकलन टोटल किसका निकालेंगे, जिसके टुकड़ा किए हमने, जिसके छोटे छोटे कंपोनेंट लिए, छोटे छोटे एलिमेंट लिए। तो छोटा एलिमेंट किसका लिया है, लेंथ का लिया है डीएल की फॉर्म में। तो टोटल का मतलब भी किसका टोटल करेंगे, पूरी वायर का। इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में होगा, लंबाई के रिस्पेक्ट में। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट जितने भी हैं सबको जोड़ दें तो क्या आ जाएगी, पूरी लेंथ आ जाएगी। इसका मतलब हम क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कर दें, समाकलन कर दें विद रिस्पेक्ट टू एल, विद रिस्पेक्ट टू
लेंथ, तो यहाँ क्या करोगे डीएल जो है वो इसका लेंथ के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो क्या लिख देता हूं मैं, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, तो ये तो एफ हो जाएगा, ये के क्यू नॉट लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ क्या करते हैं समाकलन का सिंबल। यहाँ समाकलन जो है वो लिमिट पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ जो वैल्यू है वो किसके रेस्पेक्ट में है, एल के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ बता दें एल लिखते हैं, नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से पता चल जाता है कि यहाँ इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, लेकिन यहाँ हम लिख दें तो इससे दिखाई दे जाएगा कि यहाँ भी एल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो जो इंटीग्रेशन करेंगे वो किसके लिए होगा, लेंथ की फॉर्म के लिए होगा, ठीक है। लेंथ की जो फॉर्म है वो किस में आ रही है, लेम्डा की वैल्यू में आ रही है dq बाय dl। तो आप याद हो के क्यू नॉट तो कांस्टेंट है इसके अंदर, r जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो कितनी भी डिस्टेंस हो सकती है, के 9 गुणा 10 की बार 9 कांस्टेंट वैल्यू है, क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है लिमिट टेंड्स टू 0 होती है, लगभग बहुत अल्प मान होता है, तो इसको चाहो तो आप इंटीग्रेशन के अंदर लिख दो, बाहर लिख दो, कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको एज इट इज ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 3। तो ये तो वैल्यू आ गई है बल की भी। अब अपने को निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बात और इसके अंदर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए तीव्रता की परिभाषा निकाल लो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट। अब समीकरण 3 में वैल्यू पुट कर दो बाय इक्वेशन 3, वैल्यू क्या आएगी, E इज इक्वल टू 1 बाय क्यू नॉट और 1 बाय क्यू नॉट एज इट इज आ गया, F की जगह F की वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू लेंथ के क्यू नॉट लैम्डा डीएल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, देन क्यू नॉट cancel out with q naught and final value of electric field is equal to E is equal to integration of L k lambda dl upon r square। ये को चाहे तो अपने बाहर लिख लें, ये L k ऐसे लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और k को 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख दें तो भी वही बात है। तो इक्वेशन 3 जो वो किसको शो कर रही है, फोर्स को शो कर रही है। इक्वेशन 4 जो है वो किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शो करते हैं। इस तरह से हम इसकी दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। किसके कारण है ये, देखिए आवेश वितरण के कारण। अब देखो एक कॉमन बात है कि यहाँ हमें क्या पूछा गया था, देखिए आवेश वितरण के कारण क्या निकालना है, बल और तीव्रता। अगर आपको तीव्रता कहा जाए तो डायरेक्ट आप तीव्रता की डेफिनेशन यूज करके भी सोल्व कर सकते हो, बल यूज करके फिर तीव्रता तक पहुंचो तो भी सोल्व कर सकते हो। जैसे हमें इजी लगे उस फॉर्म में अपने इनिशियल फॉर्म से भी ले सकते हैं और डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म से भी kq अपॉन r स्क्वायर से भी ले सकते हैं। तो वही kq अपॉन r स्क्वायर ही बचा है, यहाँ q की जगह जो dq है उसकी वैल्यू अपने पुट करते हैं। तो इस तरह से अपने सोल्व कर सकते हैं। अब आगे की जो दो बातें हैं इसके अंदर वो भी सेम इसी तरह से है। कोशिश यही करें कि जो बात आपको क्लियर हो गई है उससे संबंधित आगे जितनी बातें हैं वो खुद आप सोल्व करें। अगर हम यहाँ क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे तो भी आप कोशिश करें कि उसको फिर बिना देखें खुद ही सोल्व करें। बाद में आप इसको मिलाने के लिए देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाए कि हाँ कोई गलती तो नहीं है, चेक कर सकते हैं। उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हमें साथ साथ याद हो रहा है, और तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। अब इसके अंदर दूसरी बात करें तो देखो, अब ये बातें हम नहीं लिखेंगे, थोड़ा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी आप डिटेल से जिस तरह से नोट्स जब आप बनाते हैं तो बिल्कुल सिस्टमेटिक बनाए, ताकि वो क्वेश्चन जो शॉर्ट में अगर पूछा गया है तो जितनी बात पूछी है 1 मार्क्स क्वेश्चन है तो जितनी बात पूछी केवल उतनी आपको शॉर्ट में बतानी। अगर आपको ये कहते कि राइट अ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन ओनली
इक्वेशन 4 यूज करके अपने को y के नंबर में, अगर ये इक्वेशन 2 नंबर में 3 नंबर में पूछ ले कि अपने को इसको सोल्व करके इसका जो व्यंजक व्युत्पत्ति कीजिए या फॉर्मूला डिराइव करो ऐसे लिख दें, तो फिर आपको ये पूरा सोल्व करना है। तो आप उसको सिस्टमेटिक पहले से सिस्टमेटिक लिखें, तो किसी भी लाइन से क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको समझ के माइंड में भी रिवाइज करके उस क्वेश्चन तक अपने आंसर जो है वो बता सकते हैं। दूसरी बात करते हैं इसके अंदर नंबर 2, अब कौन से के कारण सतत पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण, तीव्रता कह दो, बल कह दें, या बल और तीव्रता दोनों कह दें, दोनों की बात कर लेते हैं हमने। ड्यू टू किसके कारण है ये, ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो जब सरफेस दे दिया तो अब अपने को इतना पता होना चाहिए सरफेस का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कितने डायमेंशन हो जाती है, 2 डायमेंशन हो जाती है, लंबाई और चौड़ाई। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल के अनुसार ही हम उसको सोल्व करेंगे। यानी जब हम उसमें छोटा पार्ट लेंगे, उसमें एलिमेंट लेंगे, कोई छोटा टुकड़ा लेंगे, तो भी टुकड़ा किसका लेंगे हम, कहीं से भी ले, वो क्षेत्रफल का टुकड़ा निकलेगा। इसलिए हम जो dl मानकर चल रहे थे वो यहाँ क्षेत्रफल सरफेस को ऐसे लिख दे या एरिया फॉर ए लिख दे, वो कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी एज्यूम कर लेने से, तो वो अपने यहाँ क्षेत्रफल की फॉर्म में मान के चलेंगे। यानी dl जो लिया था उसकी जगह d ऐसे ले लेंगे। तो क्षेत्रफल की सोल्व करने के लिए अपने कोई भी ऐसी 2D स्ट्रक्चर कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं आप, वर्ग आयत कुछ भी बना सकते हो। जैसे यहाँ बना देता हूँ, इस तरह ले लिया हमने। तो ये अब ये बातें हमने कल कर ली थी, इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात की थी, डेंसिटी की थी, तो वही है ये सारी बातें। और देखिए तो अपने को केवल वही फॉर्मूला यूज करना है। ये जो बात की थी ये देखो इतना सा ही बेसिक हमने इसको यूज किया है, वो तो सिस्टमेटिक जब हम लिखे हैं तो सारी बात हमने आगे से आगे की है, लेकिन उसके अंदर काम क्या है, केवल एक बात काम में आएगी, बाकी सब सामान्य बातें हैं। तो यहाँ इसका टोटल जो क्षेत्रफल है वो S है, कुल जो आवेश है वो Q है। यह बात करें तो यहाँ इसमें हमने स्मॉल एलिमेंट ले लें इसका, तो इसका जो स्मॉल एलिमेंट पार्ट है वो क्या होगा, वो क्या होगा, ds होगा। यहाँ इसके अंदर आवेश भी कितना होगा, dq होगा। अब यहाँ से r दूरी पर वही बिंदु P है जहां पर हमने क्या रख दिया, Q0 चार्ज रख दिया, यहाँ पर आपको F बताना है, यहाँ पर आपको E बताना है। तो अब ये बातें सारी आपको यहाँ लिखनी है, दोबारा हम नहीं लिखेंगे, आप इसे खुद लिखेंगे और कुछ समझ भी करने की कोशिश करें कि क्या लिखेंगे। माना यहाँ किसी भी द्विमीय आकृति का जो क्षेत्रफल है वो S है, जिस पर कुल आवेश Q है, इसका अल्पांश ds पर ले तो उस पर आवेश dq होगा। इससे r दूरी पर बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल का मान ज्ञात करना है। तो यहां से वही बात आएगी, देखो इसमें कुल आवेश कितना है, स्मॉल पार्ट के लिए लेंगे, बाद में इंटीग्रेशन कर देंगे। इसमें कितना है, Q0 है, तो F की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल पार्ट के लिए स्मॉल क्या होगा, फोर्स होगा, तो F की वैल्यू क्या आएगी, dF की फॉर्म में वही KQ1Q2/r², बाय कूलम्ब्स लॉ। और फिर केवल क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा, ये अब आपको ये पता होना चाहिए हम सोल्व क्या कर रहे हैं। बस पृष्ठीय सोल्व कर रहे हैं तो हमें क्षेत्रफल लेना है, क्षेत्रफल लेना है तो घनत्व लेना है, घनत्व लेना है तो क्षेत्रफल के अनुसार लेना है और वही वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। तो यहां से P पर dq आवेश के कारण बल dF हो, तो dF है तो क्या आ जाएगा, dF इज इक्वल टू K Q0 dq अपॉन r² बाय कूलम्ब्स फॉर्मूला। नेक्स्ट बात करें, अब जो काम की बात इसके अंदर क्या है, डेंसिटी यूज करनी है। यहाँ डेंसिटी कौन सा, पृष्ठीय आवेश घनत्व यूज करोगे आप, पृष्ठीय आवेश घनत्व से, बस और कुछ यूज नहीं करना है। इसमें क्या आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू dq बाय ds, देन dq इज इक्वल टू सिग्मा ds।
इस समीकरण 2 को एक में पुट कर दें और फिर इसके लिए फोर्स आ जाएगा तो तीव्रता आ जाएगी। तो समीकरण 1 से dF इज इक्वल टू k q नॉट dq की जगह सिग्मा ds डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। फिर वही वेक्टर फॉर्म लेंगे तो r कैप और यूज कर लेंगे इसके अंदर। अब इसमें कुल बल निकाले तो क्या करो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। कुल बल F इज इक्वल टू k q नॉट सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर। यहाँ जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में होगा, s के रिस्पेक्ट में होगा। तो s लिख दिया, अभी आ गया। अब इसी तरह से तीव्रता निकाल लें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगा, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा कि इंटीग्रेशन रेस्पेक्ट टू s सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर। इन वेक्टर फॉर्म अगर कहें तो E वेक्टर इज इक्वल टू r कैप हो जाएगा, और इसके अंदर कुछ नया नहीं करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4। तो उसी बात को इतनी डिटेल से लिखा उसको हमने शॉर्ट में सोल्व कर लिया। डिटेल जो है आप उसी के अकॉर्डिंग समझ के लिख लें, बेवजह टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है। अब तीसरी बात को डिस्कस कर लेते हैं हमने थोड़ा सा शॉर्ट में, उसको भी जब ये पता चल गया और जब दूसरा ये पता चल गया तो तीसरा भी सेम वही बातें इसके अंदर भी आएगी। फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तीसरी जो वैल्यू है वो लेते हैं किसके कारण, आयतन आवेश वितरण के कारण, आयतन आवेश वितरण के कारण, ठीक है। ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये देखो हमने क्या सोल्व कर रहे हैं, सिर्फ में एक बार हमने लिख दिया शुरू में, यहां लिखा हुआ है ये कि हम क्या सोल्व कर रहे हैं, बल और तीव्रता। तो वही यहाँ पर हम लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या निकाला, बल और तीव्रता निकाली। यहाँ भी वही, बस अब केवल एक बात चेंज करेंगे कि अब अपना क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है वो 2D स्ट्रक्चर का वॉल्यूम नहीं निकलता है, वॉल्यूम उसका निकलता है जिसमें लेंथ विड्थ एंड हाइट तीनों वैल्यूज होती हैं उसमें, यानी जो धरातल से कुछ ऊंचाई तक जाती है वस्तु, उसी का ही हम आयतन निकाल सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं का आयतन लेंगे तो वो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़े पार्ट में लेंगे तो थोड़ा आयतन होगा, थोड़ा आयतन है तो उसके अंदर चार्ज भी थोड़ा होगा। तो सिमिलरली से अपन क्या कर सकते हैं, केवल अपने को एक 3D स्ट्रक्चर एज्यूम करना है, चाहे आप गोला एज्यूम कर लें, चाहे घन घना कुछ भी एज्यूम कर लें। जैसे अपन ने मान लें कि कोई जैसे बॉल है, बॉल को ये बोर्ड पे बनाना आसान नहीं है, नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि वो 3D स्ट्रक्चर है। फिर भी इस तरह से शेडो देके हम उसको बना सकते हैं कि ये कोई बॉल है। तो इस पर जो चार्ज है वो Q है और इसका जो वॉल्यूम है वो V है। तो जो लेंथ ली थी उसकी जगह 2D में सरफेस आया है और 3D में वॉल्यूम आ गया। और ये बात हमने कल पूरी ये बात की थी पूरी क्लास में कि अपने को डेंसिटी पे फोकस करना है। डेंसिटी अगर आपको समझ में आ गई तो फिर ये सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे और आगे के जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का वो भी आपको पूरा अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो यहाँ से वॉल्यूम जो उसका V है और इस पर टोटल चार्ज है वो इसका Q है। यहाँ पर भी सेम उसी तरह से हम इसका कोई स्मॉल पार्ट मान लें, ये इसका कोई स्मॉल पार्ट है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो dV है और इसमें जो चार्ज है वो dQ है, ठीक है। यहाँ से हमें वही कितनी दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें Q नॉट आवेश रख दिया टेस्ट चार्ज, और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर भी वही बात लिखेंगे हमने कि माना, हमने क्या माना कि L लंबाई की चालकता R थी, यहाँ क्या मानेंगे कि कोई भी त्रिविम चालक गोला मान लिया या कोई त्रिविम वस्तु या कोई घन घना मान लिया, उस पर उसका जो आयतन वो क्या है, V है, उस पर आवेश Q है। इसके अल्पांश अल्प भाग का आयतन dV और इसमें आवेश dQ। इससे r दूरी पर बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल का मान
याद करना है और यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश क्यों नोट रखते हैं। तो सेम वही बात है, P पर क्या है निकाल ले, dq आवेश के कारण बल dF, तो P पर बल dF हो तो dF इज इक्वल टू k q1 q2, तो q1 क्या हो गया q नोट, q2 क्या हो गया dq, q नोट dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो तो यहाँ वेक्टर लगा दो, यहाँ आर के लगा दो। अगर सदिश वर्ड आ जाए तो सभी में हम वेक्टर लेके चल लेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं है, यहाँ आके यूज कर लेंगे इकाई सदिश। अब इसमें भी फिर वही बात, अब यहाँ क्या यूज करना भी ये ध्यान रखना कि यहाँ वॉल्यूम वर्ड आ गया, आयतन आ गया, तो अपने को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज करना है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इज इक्वल टू dq by dv and dq is equal to रो इंटू dv। तो ये रो डेंसिटी यानी वॉल्यूम डेंसिटी की फॉर्म में आ जाएगी ये बात। अब यहाँ ये वैल्यू पुट कर दें, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें, इसको सेकंड दे दें, बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा, df इज इक्वल टू k q नॉट रो dv डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब ये आ गया, इधर लिख रहा हूं, अब ये आ गया। तो यहाँ पर क्या अब क्या निकाल ले, तीव्रता निकाल ले, ठीक है, कुल बल निकाल ले पहले, या डायरेक्ट तीव्रता निकाल के बाद में समाकलन कर दें, कैसे भी कर सकते हैं। अगर आपको तीव्रता पूछेगी तो पहले उसको फाइनल सोल्व कर लो, बाद में इंटीग्रेशन कर लो। हम पहले सिमिलरिटी से चलते जैसे बाकी किए वैसे पहले आप निकाल लें। कुल बल अगर लिखें तो कुल बल F इज इक्वल टू क्या आएगा, F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर देंगे, A इंटीग्रेशन Q नॉट रो dV डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब देखो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में है, वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है, फिर भी हम इंटीग्रेशन में ये लिख सकते हैं बाद कि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, b। इंटीग्रेशन के नीचे जो सिंबल लिखते हैं इसका मतलब वो सिंबल बता रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। अब यहाँ ये तो वैल्यू आ गई फोर्स की, इसे इक्वेशन थर्ड दे दें। अब वही तीव्रता की डेफिनेशन लगा दो, तीव्रता की परिभाषा से F इज इक्वल T इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, तो वैल्यू पुट कर देंगे, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा K एज इट इज कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू V रो dV डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे नेक्स्ट इक्वेशन दें। तो इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट हो गया इसका। तो अगर एक बात हमें ये पता चल गई कि हमें ये यूज किया है, उसी तरह से ये यूज करना है, उसी तरह से इसका यूज करना है, तीनों सेम है। अगर हमें बेसिक इसका क्लियर है, इसीलिए मैं 2 दिनों से इसी बात पे फोकस ज्यादा कर रहा हूँ कि बेसिक पर अगर आप फोकस करेंगे तो इस पूरे चैप्टर का जो बेसिक है वो डेंसिटी है। अगर वो क्लियर है तो यहाँ तक हम पहुंच गए। डेंसिटी के अलावा हमने कुछ यूज नहीं किया। कल हम गॉसेस लॉ की बात करेंगे, उसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे, उसके अंदर भी फिर यही बातें फिर काम में आएगी। गॉसेस लॉ में जब हम वैल्यूज निकालेंगे तो उसमें भी चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे हम तो भी गॉस का नियम यूज करेंगे उसमें, तब भी वो ये बात फिर वहां आएगी। फिर वहां जो हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो वहां भी हम इसका डेंसिटी का जो फॉर्मूला वो यूज करेंगे। फिर हम गोलक चालक और अचालक गोले के कारण निकालेंगे, तो गोले की सतह पर है तो फिर हम सतह वाले का यूज करेंगे, आयतन पर है तो आयतन वाले का यूज करेंगे। इस तरह से आगे के जितने भी टॉपिक है सबके अंदर ये, यानी इसका जो बेस है इस चैप्टर का वो एक ही वर्ड है, वो है डेंसिटी। बस अगर ये पता है, वैसे सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सी बात है, लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग अगर हमें पता है, इसका भौतिक अर्थ क्या होता है वो अगर हमें पता है, तो हर जगह इसी को ही अप्लाई करना है और कैलकुलेशन कोई ज्यादा नहीं है। तो आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर ले। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, क्योंकि अब नया टॉपिक शुरू करेंगे तो वो नई क्लास में शुरू करेंगे, उसमें गॉसेस लॉ के बारे में फिर डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। जो भी नए बच्चे जुड़ते हैं वो साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जैसे वीडियो अपलोड की जाए। बाकी मेरा फेसबुक पेज जो है फिजिक्स बाय अरविंद सक्सेना, उस पर भी ये वीडियो जो लिंक है वो डाल दिए जाते हैं, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंचाने की कोशिश करें ताकि बच्चे जो है वो कंटिन्यू से जुड़ जाएं
और इस लॉकडाउन के दौरान भी 2-3 महीने जितने दिन भी घर पे रहते हैं तो उतने दिन मैक्सिमम पार्ट जो है वो उसको कवर कर सके। एक खास बात, अपने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे, इसलिए कहीं किसी को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये कौन सा चैप्टर का कौन सा टॉपिक है या कुछ रह गया कुछ नहीं रहा। बिल्कुल हम सिस्टमेटिक बुक के अकॉर्डिंग ही बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। एनसीईआरटी में का भी और आरबीएससी का भी, दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों में किसी तरह कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे इसके बाद।